नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास्त्र क्लासेज में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं और सच में बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। लिखकर बताएंगे और आपका 5 सेकंड लगेंगे तो यहाँ पर साथियों से एनर्जी मिलती है कि हाँ आप सब अच्छे हैं। बस ये हो सकता है कि कुछ सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे या कहीं पर आप पहले से थोड़ा सफल हो चुके हैं तो और अधिक सफलता की ओर जाना चाहते होंगे और यही हमारे लक्ष्य होने भी चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्य विहीन जो ज़िंदगी है उसको ज़िंदगी नहीं कहा जा सकता है। ज़िंदगी वही है जिसमें एक लक्ष्य हो। तो उसी एक लक्ष्य के लिए आप साथी मेहनत करते होंगे, उसी लक्ष्य के लिए आप योजनाएं बनाते होंगे और मैं यही उम्मीद करूंगा कि उन लक्ष्यों के लिए जिन योजनाओं की और जिस डेडिकेशन की ज़रूरत है उन मानकों पर आप खरे उतरते होंगे। आप उसी तरह से अपनी लाइफ को जीते होंगे कि जो भविष्य में होना आप चाहते हैं। कहते हैं कि भविष्य में हम जो होना चाहते हैं उसको हमें अपनी ज़िंदगी में पहले ही अपना लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसमें साथी एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बोले या मूल कर्तव्य बोले, एक ही बात है। जैसे हम आपसे बात कर चुके हैं पहले भी, मुझे बताइए ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। अगर मैं पूछूं आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया है तो क्या आंसर आएगा सबका? तो आप कहेंगे भैया हमने पीछे पढ़ा था पार्ट 4 को, यानी कि डीपीएसपी को। और पार्ट 4 ए, ए का मतलब क्या हुआ? 4 ए का मतलब ये हुआ कि ए मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया कि ये बाद में जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में नहीं था। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो आपका मूल जो संविधान था हमारा जब लिखा गया शुरुआत में, जो 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट हुआ, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का कहीं जिक्र नहीं था। अच्छा, उसमें मौलिक अधिकार थे या नहीं थे? हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया मौलिक अधिकार तो उसमें थे। यानी देखो, हमारे देश में व्यक्तियों को राइट मिले, ठीक है, साथ में स्टेट पर रोक भी लगाई गई कि भाई आपका ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमने डीपीएसपी को पढ़ा। डीपीएसपी में आपने देखा राज्य के कुछ कर्तव्य हैं। भाई डीपीएसपी क्या है? राज्य के कर्तव्य ही है ना, कि राज्य को ये करना चाहिए। अच्छा, राज्य के तो कर्तव्य हो गए, क्या जब हम इस देश में रह रहे हैं तो हम सब नागरिकों का कोई कर्तव्य नहीं है देश के प्रति? हमने राइट भी ले लिए, अधिकार तो हमने ले लिए, साथ में आपका जो राज्य है उसके भी कर्तव्य बता दिए गए। तो क्या इंडिविजुअल्स के, हम नागरिकों के कर्तव्य होंगे या नहीं होंगे? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप बताएं। तो आप कहेंगे जी हाँ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। इसी पर साथ ही हमारी जो, अगर बात करूं, हमारे देश की सरकारों ने विचार किया और 1976 में फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? आप सब कहेंगे हाँ भैया। अपेक्षा, यानी मौलिक कर्तव्य क्या है? आपसे अपेक्षित है कि आप भारत के नागरिक होते हुए इनका पालन करेंगे। अब अपेक्षा का मतलब तो ये है एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस तो भैया पूरी भी हो सकती हैं या नहीं भी। जैसे मैं आप सबसे ये बोलूं कि आप जीवन में सारे लोग सफल हों, इतनी मेहनत आप करें, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो क्या ये बात है कि आप सब उसको पूरा करेंगे या कुछ बच्चे नहीं करेंगे पूरा? तो ये भी तो हो सकता है। जैसे कल हम एक उदाहरण पर बात कर रहे थे, हम सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशंस है, क्या सभी लोग करते हैं? आप कहेंगे फिर भैया अनाथालय या आपका वृद्धाश्रम नहीं होते, अब बच्चों की भी सेवा सब नहीं करते हैं, बच्चों का लालन पोषण भी नहीं करते हैं। तो अपेक्षित का मतलब ही ये है कि जिसके बारे में आशाएं हों और उसके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है, निश्चित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य, जैसे हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे हम सबका मौलिक कर्तव्य है कि हम आपसी भाईचारे की भावना को विकसित करें, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, हमारे देश का संविधान हमसे ये चाहता है कि सिटीजन होते हुए हम जो है आपका जो ब्रदरहुड है उसको बढ़ाएं, जो फ्रेटर्निटी है उसको बढ़ावा दें, भाईचारे को हम बढ़ाएं। तो क्या हम सच में करते हैं उसको? हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं भैया हमने तो बहुत बार देखा, हिंसा भड़कती है और लोग भूल जाते हैं किस प्रकार का भाईचारा। वहां पर जो निर्दोष हैं उन लोगों को भी इस बात के लिए सजाएं मिलती हैं। तो एक आपका याचिका डाली गई और उस पर एक जिक्र हुआ कि भैया ये बताइए इस देश में कितने लोग ऐसे हैं, एक अमूमन अंदाजा लगाइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। तो देश में 0.5% लोग हैं। 99.5% लोग ऐसे हैं सर्वे के मुताबिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना क्यों नहीं है उनको? क्योंकि अगर इसका पालन नहीं करते हैं तो कोई भी व्यक्ति, क्या आपका बोलें कि आप अगर इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो इसके खिलाफ जो है कोई आपका मुकदमा नहीं बनता है। यानी मौलिक कर्तव्यों को यदि किसी ने पूरा भी नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोर्ट चले जाएंगे। बात क्लियर है? तो इन्हीं के बारे में हम समझेंगे। मौलिक कर्तव्यों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। नोट बनाएंगे, लिखे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य, इस बात पर जोर रखें। बताएं मुझे जरा किस देश से इनको लिया गया है। तो हमारा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनेंगे, पहले उनको लिखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे
भाग 4A में है, भाग 4A में, ठीक है। दूसरी बात आएगी हमारा, कभी भी पूछे आपसे किस आर्टिकल में है या अर्थात किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल आप कहेंगे 51A। ए का मतलब तो यही हुआ कि बाद में जोड़ा गया है, तो बाद में जोड़ा गया तो इस बात को भी लिखना मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए। देखो क्या कह देंगे हम, तो छोटी सी बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड बाय 42th Constitution Amendment 1976 on the recommendations of सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, SSC बोलते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कोई दिक्कत? अच्छा, सरदार स्वर्ण सिंह दरअसल में आपका केंद्रीय मंत्री थे, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समिति में मेंबर कितने थे, ये जो समिति थी आपका, इस समिति में मेंबर कितने थे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने जो ये रिपोर्ट दी, तो इसमें आपका क्या कहेंगे, सारे लोगों का आंसर आए, कितने लोग जानते हैं? अतिरिक्त बातें मत किया करो, रोज मैं आपसे बोलता हूँ इसी बात को, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, ठीक है ना। अतिरिक्त बातें कुछ भी कभी ना करें। क्या बोलेंगे, यहाँ पर भैया 12 सदस्य थे, कितने मेंबर्स थे? 12 मेंबर्स थे। अतिरिक्त बातों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे किया करो। तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति जो थी आपका, उसमें 12 सदस्य थे, और इन्होंने जो सिफारिश की थी, जो रिकमेंडेशन हम कह रहे हैं कि इनकी रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया, तो इन्होंने सिफारिश की थी आपका 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। क्या कहा था इन्होंने, कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए? 8 मूल कर्तव्यों की बात इन्होंने की थी। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, तो आप कहेंगे वर्तमान में तो 11 हैं, लेकिन तब 10 जोड़े गए थे। अब एक चीज़ और समझ लो, जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, ये पूरा 42वां जो संविधान संशोधन है, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मौलिक कर्तव्य। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि 42वें संविधान संशोधन के पीछे कौन सी समिति थी, तो पूरा का पूरा जो आपका चेंजेस हुए, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस सब के पीछे इसी कमेटी का आपका हाथ है। तो सीधी सी बात है, इसी रिपोर्ट से आपका फंडामेंटल राइट भी जुड़े, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जुड़ी, तो मौलिक कर्तव्यों के लिए भी यही हम समिति कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बात आती है, आगे क्या बात आएगी? 1976 में, याद रख लेना क्या बात कहेंगे, इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस समय आपको पता होना चाहिए, देश में इमरजेंसी का समय था। जैसे मैं आपसे कहूं, मुझे बताइए देश में इमरजेंसी कब लगी थी? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत कब लगा था? तो आप कहेंगे भैया 25 जून 1975 को लगा था, और 21 महीने रहा था 1977 तक। तो ये कौन सा टाइम था जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था? ये बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। इस समय देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? तो आप बोलेंगे इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी रखेंगे। 1976 में, 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, जोड़े गए थे। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976। सिफारिश कितने की थी? 8 की, लेकिन क्या बोलेंगे, विचार करने के बाद में आपका 10 जोड़े गए। ओके, लिख लेना इसको आसानी से, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976। फिर क्या बात आएगी, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडिड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो ये कौन सा बना आपका? 11वां। इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ, जरा बताइए किसके बारे में है ये। तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये आपका चाइल्ड एजुकेशन के बारे में है, जो हमारा 6 से 14 वर्ष। कल भी हमने कहा, पहले ये कहाँ पर हुआ करता था? पहले होता था ये आपका डीपीएसपी में। डीपीएसपी का आर्टिकल 45 में ये हुआ करता था, लेकिन वहाँ से 6 से 14 वर्ष को हटा करके एक तो आर्टिकल 21A में उसको शिक्षा का अधिकार बनाया गया, और साथ में कहाँ पर बना दिया गया उसको? 11वां फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया।
ठीक है। तो इस तरह से वो मौलिक अधिकार भी बना और साथ में हमारा अपना एक नैतिक कार्य भी है। नैतिक का मतलब एक मोरलिटी की बात भी है कि हमको अपने बच्चे को, भाई अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो मान के चलो क्या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, तो आप कहेंगे ये कर्तव्य भी है व्यक्तियों का कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं आगे, यानी कि बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करें। तो ये 11वां हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगली बात पर आते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हमने? मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर। यूएसएसआर बोले तो सोवियत संघ। एक बार थम्स अप करके मुझे ये बताएं, मैंने आपको सोवियत संघ समझाया था तब, याद है कि पहले रूस जब आपका विघटित नहीं हुआ था, अन्य देश जो आपका अन्य 14 देश भी हैं रूस के अलावा, तो वो सब पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर, रूस मत लिखना क्योंकि उस समय रूस नहीं था। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर या यूएसएसआर से लिए गए हैं, छोटे से शब्द लिख लें, लिए गए हैं। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी लिख लिया उनको, एफडी लिख लो। ड्यूटीज इज टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, यूएसएसआर। ओके। अगली बात क्या करेंगे? अगली बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए, भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं। कैसे दायित्व हैं? नैतिक, यानी कि कोई भी जो हमारा देश है, या आपका अगर बात करूं, देश की बात छोड़िए आप, अभी हम बात करें कि कोई भी नेशन है, अगर वहां पर उसके जो नागरिक होंगे, तो देश हमेशा चाहता है कि भाई यहाँ के नागरिकों की कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए, जिन कर्तव्यों को वो समझे कि इस देश में हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, ये हमारे कर्तव्य हैं। बेशक आपका अगर संविधान में नहीं भी वर्णित होते तब भी हमको उनको फॉलो करना चाहिए, तब भी हमको उनको मानना चाहिए, है ना। तो क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक दायित्व हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस, moral obligations of to, या बोले moral obligations of the, या टू द लिख लें तो ज़्यादा सही है, टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ से एक मुख्य बात निकलेगी, इस बात पर थोड़ा गौर देंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन का मीनिंग समझते हो आप? मुझे एक शब्द लिखें, आप सिटीजन किसको कहेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ भारतीय नागरिक, तो एक शब्द में जरा समझिए, एक शब्द में यानी जिनके पास क्या है? नागरिकता है। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये? तो हम क्या कहेंगे? उससे जो एक्सपेक्टेंस होंगी वो उसके देश की होंगी। अगर वो यहाँ पर रह करके मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहा है तो वो अपने शायद देश के प्रति, या हम ये भी चाहेंगे हमारे देश के जो लोग कहीं और पर भी रहते हैं, ठीक है, तो बेशक से वो भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन हमारी अपेक्षा तो उनसे भी रहेगी ना कि भाई वो कहीं पर देश विरोधी नारों में शामिल ना हो, या देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल ना हो। वो देश की जो एकता अखंडता है, देश की जो आपका संस्कृति है, देश का अगर हम बात करें आपसे जो रक्षा की बात है, उसको बनाए रखने के लिए वो काम करें। ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी बात लिख लेना, ये कभी भी पूछ सकता है। तो जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एफडी, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू हैं, केवल भारतीय नागरिकों पर, भारतीय नागरिकों पर लागू हैं, नागरिकों पर लागू हैं। किस पर लागू हैं? केवल भारतीय या नागरिकों पर, यानी कि हम कह सकते हैं एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली, एप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। ओके। अगली बात पर आते हैं। अगली बात है मौलिक कर्तव्य सांविधिक हैं। जैसे एसएससी सीजीएल 2023 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा, अब इस भाषा को शायद आप कभी नहीं पढ़ते होंगे। मौलिक कर्तव्य सांविधिक हैं, सांविधिक हैं। सांविधिक का मतलब ही क्या हो गया आपका? जिनको अलग से जोड़ा गया हो, बाई लॉ जिनको जोड़ा गया हो, स्टेचुरी जिनको हम बोलते हैं, और ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, लागू नहीं किए जा सकते, किए जा सकते हैं। क्या कहेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज आर स्टेचुरी एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई लॉ, एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाई लॉ। बात समझ में आई? कैसे हैं? सांविधिक हैं। अब सांविधिक से मतलब ही आप समझ गए, जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से कोई भी मतलब जोड़ दे उनको, जैसे कुछ एक्ट आया आपका, जैसे हमने कहा महिला आयोग आपका हुआ, या अन्य कोई भी चीज़ जिसकी जरूरत हुई, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, उनको हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। संविधान में शामिल करने का मतलब है अलग से एक्ट बना करके या कोई संशोधन करके उसको जोड़ा गया। तो मौलिक जो हमारे कर्तव्य है वो प्रकृति में कैसे हैं? वो सांविधिक हैं, स्टेचुरी हैं, ठीक है। लेकिन न्यायालय इनको लागू नहीं करा सकता है। जैसे हम बात मान के एक चलते हैं, उदाहरण है कि हमसे कहा गया कि भाई हम देश की रक्षा के लिए जो है हमेशा जब कभी जरूरत होगी तो तत्पर रहेंगे, लेकिन मान के चलो कल देश को जरूरत हुई और कोई व्यक्ति ऐसा हुआ कि ठीक है
मुझे तो अपने स्वार्थ से मतलब है और मैं इसके लिए तत्पर नहीं होता हूँ, तो क्या उस पर कोई आपका मुकदमा होना चाहिए, हाँ या ना? आप क्या समझे अब तक, ये मुझे बताना है। आपका यस और नो यही डिसाइड करेगा कि आप अब तक क्या समझे हैं। बोलेंगे भाई बेटा नहीं, अतिरिक्त बातें नहीं, सर मेरा नेट खत्म हो गया है। देखो जो माइंड होता है ना, वो बहुत कुछ कहेगा आपसे, ये कर लो अभी, ये कर लो अभी, ये कमेंट कर दो। जो कहते हैं ना, आपको अपने मन का जो है ना साथी सारथी बनना है। अच्छा छात्र वही है जो अपने मन का सारथी होता है। यानी आपका मन आपको ना चलाए, आप अपने मन को नियंत्रण में रखें। नियंत्रण में कैसे रखें भैया? नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस मन को थोड़ा एग्जामाइन कर लो कि ये करना क्या चाह रहा है। आपको लगे हाँ ठीक है आपके एक्शंस, तो करिए, है ना भाई, आप सब मन के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर आप ये फिल्टर लगाने लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर चीज़ें सुधर जाती हैं। ओके, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, एकदम से ठीक है। यानी कि न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये बात मैंने आपको बता दी ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया तो हम कह सकते हैं वर्तमान में मौलिक या मूल, वर्तमान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं? वर्तमान में मूल कर्तव्य है हमारे 11। 10 आपका जब 1976 में थे और ये 2002 में जोड़ा गया। इन्हीं को याद करना है। अब देखो मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब ये तो कॉमन जानकारी आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, बस ये जानकारी इसमें विशेष थी, इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, ठीक है, भविष्य में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। अच्छा दूसरी बात हम करते हैं कि अब आपसे ये नहीं पूछता है 11वां कौन सा है, अब पता क्या कहता है? अब कहता है आपसे कि जो आर्टिकल आर्टिकल 51A का जो जी है उसमें क्या लिखा हुआ है, या इसकी भाषा लिख करके इसकी लैंग्वेज लिख देगा और पूछेगा ये किस में लिखा हुआ है। तो ये जी में क्या है, एच में क्या है, चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये आपको पता होनी चाहिए। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य भी यही है कि उनको हम क्लास में आज बड़े ध्यान से याद करेंगे और उनको समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, अब देखो ये तो पूरा हो गया आर्टिकल। इस आर्टिकल में जो आपका उपखंड है जो स्मॉल ए में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कौन सा हो गया? ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य हो गया। पहला क्या हो गया? ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका ए, ऐसे याद रख सकते हैं। क्या हो गया? ये ए। संविधान का पालन करना, जो हमारे देश का संविधान है, हम सबका कर्तव्य है कि उसमें जो बातें कही गई हैं हम उनका पालन करें, क्योंकि हमारे विश्लेषकों ने हमारे इस देश की एकता, अखंडता और बाकी चीज़ों को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए वो किया था। उसके आदर्शों और संस्थानों, जो उसमें संस्थान बताए गए हैं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पहले मौलिक कर्तव्य में क्या राष्ट्रगीत के बारे में लिखा गया है? ध्यान से देखिए, क्या जो पहला मौलिक कर्तव्य है वह राष्ट्रगीत के बारे में बताता है, नेशनल सॉन्ग के बारे में बताता है? क्या आप कहेंगे नहीं, नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ बताता है ध्वज के बारे में, संविधान के बारे में और आपका किसके बारे में? राष्ट्रगान के बारे में। तो राष्ट्रगान को हम क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम। ए फॉर एंथम की बात कहां पर की गई है? एंथम, इस शब्द को याद रखें भाई, एंथम होगा तो एंथम का संबंध सीधा फ्लैग से है और फ्लैग का संबंध किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से है। ए में बात की गई है, पहले में जो बात की गई है, पहले नंबर पर पहला मौलिक कर्तव्य हमारा यही है कि संविधान का हमको पालन करना है। पहला संविधान, सबसे पहले संविधान, ठीक है। ए फॉर एंथम, एंथम बोले तो आपका क्या बोलेंगे? राष्ट्रगान। याद रखेंगे ए में क्या है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं 51 का बी क्या कहता है? इसमें है आपका बी, बी, बी मतलब दो, ये तो सब जानते होंगे ना। आप सब लोग शायद रीजनिंग भी पढ़ते होंगे कि भैया मुझे बताइए कि जी कौन से नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे भैया जी जो है वो 7 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, तो जानते होंगे सब। आई 9 है, जे 10 है, के 11 है, और 11 यानी कि के तक होगा। ये कहाँ तक होंगे? ये सब आपका 51 ए से शुरू होके जो आपका स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल के तक, तो के पे 11 हो जाता है, यहाँ तक चलेंगे, है ना। उन भारतीय आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित किया। और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश में सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन किए हों? इनका नाम आएगा। आप कहेंगे भैया कि जब से वो विदेश से आए और 1917 चंपारण से लेकर के आपका और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर आंदोलन करते रहे। कौन? बी फॉर बापू। क्या है? बी फॉर बापू। तो बापू का मतलब ही याद रख लेंगे, किसकी बात की गई है? आपका स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। अब ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी ट्रिक्स हैं, मैंने तो देखा है इनको, ठीक है, बहुत लोगों की, बहुत लोग इसी से याद कराते हैं। तो बी फॉर बापू की बात, यानी जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल किया है, तो फ्रीडम स्ट्रगल बी फॉर बापू, ये दूसरा है, ठीक है। सी, सी अर्थात तीन, तीन में तीन ही बात की गई है। तीसरे मौलिक कर्तव्य में तीन बात की गई है। अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी एकता और इंटीग्रिटी अखंडता, तो ये तीन बातें कहाँ पर की गई हैं? तीन में की गई हैं, तीन में बात की गई है। अब जब हम कभी बात करते हैं देश की एकता की और देश की अखंडता की, यानी कि देश की अखंडता बनी रहे, वो टूटे ना, यानी सी फॉर कंप्लीट बात की गई है। देश कैसा रहे? कंप्लीट रहना चाहिए। ये तीन में करी गई हैं आपका तीन बातें। तीन बातों से जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे इसको देकर के पूछेगा आपसे कि ये एकता अखंडता और आपका एकता अखंडता और संप्रभुता की बात कहाँ पर की गई है, तो ये चार ऑप्शन देगा, तो किसको चुनेंगे? तो आप कह देंगे तीन बातें तीन में की गई हैं, तीन में की गई हैं। ओके, आगे आते हैं। चार,
देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। तो क्या बोलेंगे, हम सबको जीना चाहिए फॉर कंट्री। किसके लिए? फॉर कंट्री, फॉर कंट्री। अच्छा, देश की जब रक्षा करने की बात आएगी, टू डिफेंड द कंट्री, यानी कि D4 किस में बात की गई है? D4 डिफेंस की बात की गई है। D4 किसकी? डिफेंस की, रक्षा की बात की गई है। 4 से याद रख लें, देश की रक्षा हम कैसे करेंगे? चारों ओर, चारों ओर से देश की रक्षा, चारों ओर से देश की रक्षा। तो D4 क्या होगा? डिफेंस होगा। और देश की रक्षा क्या आप ऐसे करोगे कि 3 तरफ से देश को रक्षा कर लेंगे हम और एक तरफ से छोड़ देंगे? तो आप कहेंगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ओके सर, क्लास के नंबर पे वीडियो पे मेंशन करवा दिया करो कौन सा लेक्चर हुआ है, कितना हुआ है। उससे क्या होगा दोस्त, हर रोज लेक्चर होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है। और किसी पे प्लेलिस्ट लिखो, नवीन सर पॉलिटी प्लेलिस्ट, शुरू से क्लास मिल जाएंगी। थोड़ा कष्ट आपको भी करना होगा, सब कुछ ऐसे चाहते हो तैयार मिले। अभी तक तो खाना भी नहीं बनाना पड़ता, मम्मी जी खाना बना के देती हैं, भाभी जी आगे देने लगेंगे खाना। सब कुछ तैयार चाहिए तुमको, है लड़को। आगे आएंगे, आर्टिकल 51A ई। देखो ई में क्या बात की गई है? ई अर्थात बोले तो हम पांचवा, ई क्या है? पांचवा है। तो ई में बात की गई है आपका, देश के सभी लोगों के बीच धार्मिक, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हों, क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं। अनुभागीय विविधताओं का क्या मतलब होता है आपका? क्या बोलेंगे? सेक्शनल डाइवर्सिटीज। जैसे हम कह सकते हैं कि भैया आपका उपवर्ग भी तो है। जैसे ऐसा नहीं होता हमारे देश में, क्या होता है कि एक तो जातीय विविधता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार हम तो ऊंची जाति के हैं, कुछ ये समझते हैं कि ये जाति हमसे छोटी है। दरअसल में हम सबका जन्म जो है वो तुक्के से ही होता है कहीं भी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि खुद को पुट करके रखना कि शायद आपका जन्म वहाँ हुआ होता। अच्छा, दूसरी बात ये है, अनुभागीय क्या हुआ? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जातियों में, जातियों के अंदर भी आप जाओगे ना, तो जातियों में भी आपको उपजातियां मिलेंगी। उसमें भी उस आपका वर्ग में भी सोचेंगे लोग कि हम ऊपर हैं और ये हमसे नीचे हैं। ऐसा होता है नहीं होता? बताओ मुझे। जैसे कोई बोल देगा कि यार हम तो इस प्रकार के वर्ग से हैं, मान के चलो, जैसे बोला गया कि भाई कोई भी एक नाम लेना उचित नहीं है, तो आप समझ पाएंगे मेरी बात को, कि किसी से बोला गया जैसे कि ये इस एक वर्ग से हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या चातुर्वर्णीय व्यवस्था है, चातुर्वर्णीय मतलब 4 ही वर्ग हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब मान के चलो हम क्षत्रियों में देखें, तो क्षत्रियों में भी लोग कहेंगे कि हम बढ़िया क्षत्रिय हैं और ये हमसे कमजोर क्षत्रिय हैं, है ना, कि हम ऊपर हैं। फिर उसमें भी आपका अमीर और गरीब होंगे। क्षत्रियों में भी ऐसा होगा कि कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो अमीर वाले जो क्षत्रिय हैं वो सोचेंगे कि ये हमसे निम्न है। तो कहने का मतलब है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, तो हमको क्या करना है, उन विविधताओं से परे उन सबको भूल जाना है और एक समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, ताकि ब्रदरहुड फील हो। किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, आपको ये नहीं सोचना है कि भैया ये तो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं, तो उनको जो है अब आप ऐसे समझें कि हमसे अलग हैं। उनको भाईचारे की भावना से। महिलाओं को सम्मान देने के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। देखो दोस्त, सोसाइटी में जब बदलाव होता है, जब आप आज बदलाव की बात करोगे ना अपनी सोसाइटी में, जैसे कि आपने बोल के चलो, जैसे राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया हमारे देश में? आप कहेंगे भैया उन्होंने कुप्रथाओं को त्यागे लोग। जैसे बंगाल में क्या होता था, बहुपत्नी प्रथा थी। वहाँ पे जो बंगाली होते थे वो आपका 50-50 शादियां कर लेते थे। 50 शादी का मतलब क्या था? दहेज के लिए करते थे और फिर उन पत्नियों को छोड़ देते थे। और विधवाओं की स्थिति तो आप जानती हैं 1856 से पहले कैसी थी। उसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रयास किया। जैसे किसी का पति आपका एक्सपायर हो गया, तो हमारे यहाँ पर एक सती प्रथा थी। सती का मतलब क्या होता था कि अगर पति मर गया है तो जिंदी पत्नी को भी उसकी चिता पर बैठना पड़ेगा। मतलब पत्नी को जला दिया जाता था। आप एज्यूम करिए, आप थोड़ा महसूस करके देखिए, आज बेशक नहीं है, लेकिन मान के चलो उस समय पे हम होते और हम उसका शिकार होते कोई भी, तो कैसा लगता आपको? तो अब उसको तो राजा राम मोहन राय जी ने बोला ये तो गलत है, लेकिन लोग क्या कहेंगे आपसे जब आप किसी प्रथा पर सवाल उठाएंगे? जब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो लोग कहेंगे नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है, ये तो पुरातन व्यवस्था से चला आ रहा है। तो ऐसे लोगों को जो पुरानी व्यवस्थाओं को मानते हैं उनको हम बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी का मतलब क्या? ऑर्थोडॉक्स है वो, कि वो पुरानी जो प्रथा है उसको समय के हिसाब से छोड़ने को तैयार नहीं है, और आज समय में उसको बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन तब भी वह बदलने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है राजा राम मोहन राय ने जब प्रयास किए होंगे तो उनको लोगों ने अच्छा बताया होगा? हम आज ही तो पढ़ते हैं कि आपका जो राजा राम मोहन राय हैं वो भारतीय जो समाज है उसके पुनर्जागरण के जनक हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसा उनको हम बोलते हैं। उनको आज हम मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया बोलते हैं, नव प्रभात का तारा। लेकिन क्या उस समय पे उनको बोला गया होगा? आप कहेंगे नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जब विधवाओं की स्थिति के लिए बात की, जैसे जो आपका ऐसे घर थे जिन्होंने कहा नहीं, वो अकस्मात कोई व्यक्ति अगर मर गया है तो एक जिंदी औरत को क्यों जलाया जा रहा है? तो एक काम करो ना कि भाई इनकी शादी कहीं पे करवा दें। अब जो नहीं जलेगी तो वो क्या हो जाएंगी? विधवा रह गई। और विधवाओं की स्थिति ऐसी थी उस समय समाज में कि लोग पत्थर मारते थे। जैसे विधवा किसी के घर आ गई तो लोग उसको अपने पानी से साफ करते थे कि यार अपवित्र हो गई हमारी जगह, तो अब तो यहाँ की जो प्योरिटी नहीं बची है। तो आप सोचिए, समाज में हमेशा बदलाव होते हैं, तो आप कभी भी किसी व्यवस्था को जकड़ कर ना बैठें। जकड़ कर ना बैठें कि भाई इस एक व्यवस्था को तो हम तो जकड़ के बैठेंगे इसलिए क्योंकि ये पहले से चली आ रही है। तो आपको ये देखना होगा उसको, व्यवस्था को। जैसे मान के चलो किसी ने दहेज लिया और आप बोले नहीं हम भी दहेज लेंगे, क्योंकि दहेज तो लिया जाता है, कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है। अब उसमें दूसरा तर्क लड़के और देने लगे हैं आजकल कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के को कामयाब देखते हैं
और तो दहेज क्यों नहीं देंगे? अगर लड़के की सरकारी नौकरी है तो उनको ज़मीन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, तो दहेज को क्यों मना करते हैं? तो ऐसे लड़के से शादी क्यों नहीं करते? आप सब जानते हो कि इसमें सुरक्षा का भाव जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिन लड़कों की सरकारी नौकरी है या जिन लड़कों के पास ज़मीन है, क्या सिर्फ उन्हीं की शादियाँ होती हैं? क्या उन इस देश में उन लोगों की शादियाँ नहीं होती जिनके पास ज़मीन या नौकरी नहीं है? तो तब भी होती होंगी। उस तरह का वर्ग भी एक मौजूद है। और यदि आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की बहुत कीमत है, तो आपको लगता है कि कोई उद्योगपति किसी सरकारी नौकरी वाले को आपकी बेटी की शादी करने को तैयार होगा? प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे मान के चलो आप, भाई ऐसा तो हो सकता है कि कोई उद्योगपति हो, सामान्य उद्योगपति, और आपने एक सरकारी नौकरी यूपीएससी की ले ली या पीसीएस की ले ली, तो वो शादी कर दे। लेकिन मान के चलो बहुत बड़ा उद्योगपति कोई है, तो वो सरकारी नौकरी वाले से शादी करेगा क्या? प्रैक्टिकल होकर सोचिए, हाँ या ना? तो हर चीज़ का जो महत्व होता है ना, वो साथी एक मतलब क्षेत्र के लिए और एक समय के लिए, और हर किसी की एक लिमिट्स है, हर चीज़ की एक सीमा होती है। तो ये तो एक ऐसा इनिशिएटिव है कि ये कुप्रथाएं हैं और इनके लिए इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा, हमको उनको बदलना पड़ेगा। ओके, तो ऐसी महिलाओं के सम्मान के लिए जितनी भी अपमानजनक प्रथाएं वो हमें खत्म करनी चाहिए। खत्म। जैसे कि आपका पर्दा प्रथा है। पर्दा प्रथा में आपका बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। जैसे राजस्थान में आपका पगड़ी का तर्क है, बड़ा अच्छा तर्क है कि वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, पगड़ी या फिर आपका ढककर रखना जरूरी है। तो वो वहाँ की मतलब भौगोलिक एक व्यवस्था हो गई, मतलब वो जो भौगोलिक विषमता हो गई वहाँ पर, ऐसा समझिए कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो ठीक है। अब आप अपने घर में क्यों, फिर आप कहेंगे भैया ये तो सम्मान है, इससे तो सम्मान बढ़ता है, यही तो हमारा परसेप्शन है। अच्छा, ये बात आपको किसने बताई? तो जो क्या घूंघट में है वो ये जरूरी है कि वो सबका सम्मान ही करती हो? क्या घूंघट के अंदर से कोई, आप ये समझिए कि अपने ससुर से नहीं लड़ सकती? क्या घूंघट के अंदर से कोई अपने जेठ से नहीं लड़ती है? आपने देखी है या नहीं देखी कोई? तो घूंघट से तो अगर सम्मान होता है तो फिर तो वो लड़ाई झगड़े कलेश जैसी स्थिति परिवारों में ना रहती। आप कहेंगे भैया हमने तो ऐसी ही ज़्यादा देखी है। तो हर मतलब कुप्रथाएं हैं कि पहले समय पर जैसे ये कहा गया कि विदेशी आक्रमणकारी हुई है तो सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर लेते, तो इस वजह से चेहरा ढकने की प्रथा शुरू हुई। तो उसको हमने फिर अपना लिया, हम उसको छोड़ने तक को तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार से हम उसको त्यागने को तैयार नहीं है कि हम इसको त्याग भी दें। आपने देखा होगा अक्सर जो लड़के जिनको शादियों में, ऐसे देखा होगा आपने, लड़कियों को शादी में दहेज में गाड़ी मिली, तो लड़की को कहाँ बैठाता है? पीछे। खुद ड्राइवर बन जाता है। मतलब लड़के, नए नए लड़के ड्राइवर बनने को तैयार हैं और लड़की को बैठा लिया पीछे। बोले इससे जो है ना, गांव में सब लोग ये कहते हैं कि इससे सम्मान बना रहता है और पत्नी जो है वो बराबर में नहीं बैठनी चाहिए। आप सोचिए, अभी जरा ये पुरुष प्रधान समाज है, अगर कभी ये आपका स्त्री प्रधान समाज हुआ और यही चीज़ें तुम्हारे साथ की जाए, सोचिए। एक लड़की अपनी, जो भाई गाड़ी उसकी है, दहेज में लेके आई है यार, तुम नेता बन रहे हो ऐसी बेवजह, अथॉरिटी बना रहे हो आप, आपको खुद आपने खरीदी नहीं जा रही थी आपसे, आपने उसको दहेज में ले लिया और उसके बाद में आप एक अथॉरिटी भी बन गए, इस पर मेरे नियम लागू होंगे। अब तुम सोचो, तुम पीछे बैठे हुए हो और लड़की गाड़ी चला रही है, तो फिर हम यहाँ पर मतलब समानताएं कहाँ रहीं? तो इसका मतलब है तो हम एक समाज का, जो स्त्री समाज है, उसका दमन कर रहे हैं, और मतलब एक झूठे दंभ में दमन कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, कोई सामाजिक रीजन नहीं, बस जबरदस्ती बना लिया आपने। नहीं, औरत को आदमी के बराबर दर्जा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुरुष प्रधान समाज को सीधी चोट पहुंचती है इससे। स्त्रियां और हमारी तुलना हमारे बराबर में बैठ जाएं तो इससे बड़ी ठेस पहुंचती है। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार किया, जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यानी जो रूढ़िवादी नहीं है। जो रूढ़िवादी नहीं है उसके अलावा कौन से होते हैं? प्रोग्रेसिव लोग, प्रगतिशील लोग, जो समय के साथ में ये देखते हैं कि समय की आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से खुद को ढालते हैं। बहुत सारे लोग वैसे ही हो जाते हैं। समझे बात को? बात क्लियर? तो ई को ई ई ई ई ई बोल याद रख, ई फॉर इक्विलिटी। इक्विलिटी, समानता की बात की गई है। 5 से याद रख लेना, 5 भाई, भाईचारा किसमें है? 5 में। तो 5 पांडव भी थे, ऐसे याद रख लो। 5 पांडव भाई थे ना, 5 पांडव भाई। उनकी एक पत्नी भी थी। कौन है पत्नी उनकी? बताओ। द्रौपदी, महिला। द्रौपदी नामक एक महिला उनकी पत्नी थी। तो महिलाओं के सम्मान की बात, भाईचारे की बात और इक्विलिटी, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो वो 5 में बात की गई है। बात क्लियर है? आगे चलें। 6, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। भैया कुछ यजुवेंद्र चहल पर बताइए, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया एक बात बताइए, क्या कोई जो बहुत बेरोजगार लड़की किसी अनपढ़ से शादी करेगी क्या? हाँ, करती है भाई, बहुत है। आपकी जानकारी में नहीं होगा। किसी लड़की की सरकारी नौकरी है तो ऐसा नहीं होगा उन सबके पति सरकारी नौकरी पर ही हो। हमारी दीदी है, हमारी दीदी की सरकारी नौकरी है। हमारे जो भाई साहब हैं, जीजा जी हमारे, उनकी नहीं है गवर्नमेंट जॉब। और अगर मैं बताऊं, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़िए, उनकी मतलब सैलरी भी उतनी नहीं है। आप सोचे कि प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो बहुत सैलरी होगी। वो एक बहुत अच्छे इंसान है। तो ऐसा नहीं होता कि समाज को आप अपने चश्मे से देखें, आप एक्सप्लोर करके देखिए, आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। स्त्री समाज पर ऐसे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए आप कि आप ये बोलें कि नहीं लड़कियां शादी नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आगे आगे। 51 AF, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना। जैसे हमारी संस्कृति का कोई एक उदाहरण लिखिए। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे किसी भी देश की वेशभूषा, ठीक है, किसी भी देश का जो रहन सहन है। जैसे हमारे यहाँ पर आपका जो बुजुर्ग हैं या जो अध्यापक हैं उनको बहुत सम्मान देते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे देश की संस्कृति है।
संस्कृति है हमारी। तो उस समृद्ध विरासत को महत्व देना और उनका संरक्षण करना। तो संस्कृति की बात किसमें की गई है? एफ में। याद रखना, ऐसे छठी क्लास में हमको संस्कृत पढ़ाई गई, या F4 याद रख लेना, फैंसी। F4 याद रख लेना, फैंसी। अब लोगों ने हमारी संस्कृति को कैसा बना दिया है? फैंसी बना दिया, फैंसी। अब हम सब फैशन में आ गए हैं, फैशन में। फैशन यानी हमारी संस्कृति कैसी हो, अब तो लोग फैशन को ही संस्कृति समझने लग गए हैं, ऐसा समझिए। जैसे कि हम बात करें आपसे, आप समझते हैं बहुत सारे लोग लड़कियों की ड्रेस पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, लड़कियां ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। अब तुम इन लड़कों से ये पूछो कि भैया तुम जो ये जींस पहनते हो, ये क्या भारतीय परिधान है? क्या मुझे एक बात बताइए, जो जींस आप पहनते हैं, जो कोट पैंट आप पहनते हैं, क्या ये भारतीय परिधान है? भारतीय परिधान तो क्या रहा है आपका? धोती कुर्ता रहा है, तो फिर लड़कों को भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए। तो फिर से वही बात आई, पुरुष प्रधान समाज। मतलब हमें अपने लिए जो है वो चेंजेस नहीं चाहिए, हम जो चाहे मर्जी से हम शॉर्ट पहन सकते हैं, लड़कियां ना पहने, क्योंकि इससे हमको ठेस पहुंचती है ना। तो F4 याद रखेंगे, हमारी संस्कृति कैसी हो गई है? फैंसी हो गई है, फैंसी। और छह में क्या है? मिली जुली संस्कृति। छह में मिली जुली संस्कृति। आर्टिकल 51 है जी में देखो जितनी भी बातें, G4 याद रख लेना, ग्रीन। G4 ग्रीन, या ऐसे याद रख लेना, G 7वां है। हम किसके साथ? हमारे साथ में कौन रहता है? पर्यावरण। भाई हम सब कहीं भी जाएंगे, पर्यावरण का कोई ना कोई अंग हमेशा रहेगा। एकांत में भी चले जाओ आप, चाहे आप पठारों पे चले जाओ, चाहे आप जंगलों में चले जाओ, चाहे आप झील में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, वो पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक है, आगे आएंगे। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उनकी रक्षा करना। तो ग्रीनरी की जितनी भी चीजें हैं, ग्रीनरी की जितनी भी चीजें हैं, उनकी रक्षा आप करें। जैसे वृक्ष है, तो हमको क्या, आपने कभी पौधा लगाया या सिर्फ 5 जून को ही लगाते हो? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ही आप लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप वो फोटो खिंचवाने के लिए, अच्छी बात है, फोटो खिंचवाने के लिए भी कभी कुछ काम हो तो आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, खराब काम ना हो। जैसे किसी ने मान के चलो आपका किसी भूखे को भोजन खिलाया, तो भूखे को जब भोजन खिलाया, बेशक उसने वीडियो बनाने के लिए किया वो या फोटो खिंचवाने के लिए किया, हमको सराहना करनी चाहिए कि इससे जो है वो अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी। इसके बजाय कि जो गलत चीज़ें हैं हम उनको समर्थन कर रहे होते हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि कुछ अच्छा काम बेशक वीडियो के लिए किया गया। ठीक है, तो उसकी रक्षा करना, पर्यावरण उसमें सुधार भी करना है। भैया हमको जो है वो ये बोला गया कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करो। अब हम एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हो ठीक है कि मेरे पास अपना थैला है, एक जैसे बाजार जाए तो थैला होना चाहिए, आपने बोला नहीं मैं तो पिन्नी में ही लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे ही करने से क्या आपका पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी एकदम से? तो ये इंडिविजुअल का योगदान है कि हमारा कर्तव्य है कि हम उस प्रकृति को बचाने के लिए काम करें। और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। क्या बोलेंगे? जीवित प्राणी, शायद कितने जो भी जीवित प्राणी है उनके प्रति जो है दया भाव आप रखें। आप इसमें बोलें कि भैया क्या मृत प्राणियों के प्रति दया भाव ना रखें? ठीक है, तो अब तो आपका दया भाव जो है उनसे वैसे भी खत्म हो गया, क्योंकि वो मृत हो गए हैं। जैसे आपको कहीं पर मृत आपका कोई जानवर मिला के उसको हम नहीं दफनाएं, तो कम से कम इतनी एक्सपेक्टेंस तो आपसे की गई है। अगर आप जीवित के प्रति दया रखते होंगे तो मृत के प्रति तो और ज्यादा दया स्वयं ही रखेंगे। ठीक है, आगे आगे। आर्टिकल 51A(H), वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। बोलेंगे भाई फटाफट से बताएंगे। सर वस्त्रों का भाव का क्या अर्थ है? देखो दोस्त, कोई अर्थ नहीं है, हर चीज़ के पीछे देखा जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। महावीर स्वामी जी क्या वस्त्र धारण करते थे बताओ? या जो जैनों में आपका अगर मैं बात करूं, जो दिगंबर शाखा है, वो क्या वस्त्र धारण करती है? लेकिन उनका अब आप ये नहीं कह सकते, उसकी तुलना आप जो ड्यूडिटी की तरफ लोग जा रहे हैं, नग्नता की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उनसे तुलना थोड़ी ना करेंगे आप। उनके अपने आदर्श हैं, एक ध्येय है जिसको वो प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आध्यात्मिक लक्षण है। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखोगे, जो जिस तरह की आपका अश्लीलता की तरफ अगर कोई जा रहा है, तो आप उन चीज़ों को कंपैरिजन थोड़ी ना करेंगे। तो वस्त्र कभी भी है या नहीं है, उसके पीछे किसी व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, ये आपको देखना होगा। हमारे साधु लोग हैं, जैसे मान के चलो हमारे जो संत हैं, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके रहते हैं, बहुत सारे साधु या संत लोग, तो उसको हम नग्नता में थोड़ी ना रख देंगे। हम ये कहेंगे कि वो तो एक आध्यात्मिक रूप से चीज़ों को त्यागना जानते हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्या, उनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है अध्यात्म के मार्ग पर। वहीं पर हम देखें कि किसी ने अगर बहुत छोटे कपड़े धारण इसलिए कर लिए कि उनको समाज में जो है अश्लीलता का संदेश देना है। ठीक है, और जो आपका अगर बात करें हम कि इरोटिक चीज़ों को उसको बढ़ाना, अश्लील चीज़ों को बढ़ाना, तो इसके पीछे जो इंटेंशन है ना दोस्त, वो तो गलत हो गया ना। तो सारी बात इंटेंशन की है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन का महत्व होता है हमेशा। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? टू, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना। भैया पिछले का इंग्लिश देखिए जरा। टू वैल्यू, सॉरी, ये इसका एफ का ही वर्जन लिख दिया मैंने, इंग्लिश में देखा नहीं, इसको मिटा देंगे एक बार। थम्स अप करें जी भैया, हम इसको देख लेंगे। किसकी बात की गई है इसमें? एफ से फॉरेस्ट्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है यहाँ पर? आपका फॉरेस्ट की बात की गई है, लेक की बात की गई है, रिवर्स की बात की गई है, वाइल्ड लाइफ की बात की गई है, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की गई है कि उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, उसको हम साथ ही आपका कंजर्व करेंगे, उसमें जो भी रिफॉर्म्स होंगे वो हम करेंगे, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके प्रति हम क्या रखेंगे, एक आपका मर्सी रखेंगे, उनके लिए हम मर्सीफुल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आगे आएंगे। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। ये कौन सा नंबर हुआ? H यानी कि 8। 8वीं में ऐसे याद रख लेना, 8th को याद रख लेना। 6th क्लास में क्या है? संस्कृत। और 8वीं क्लास में जैसे ही आप आए तो 8वीं में याद रख लो, 8वीं में भैया विज्ञान हमको पढ़ाई गई।
या इसमें एच से एक वर्ड आ रहा होगा, ह्यूमनिज्म की बात है, ह्यूमैनिटी की बात है, तो एच में ह्यूमैनिटी की बात की गई है, ह्यूमैनिटी की बात की गई है। वैज्ञानिक सोच, जो व्यक्ति मानवता के बारे में सोचता हो और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। अब जैसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मानव बनने के अच्छे गुण ये हैं, तो आपको क्या करना, आपका कर्तव्य है कि उसको बढ़ाएं। किसी की वैज्ञानिक सोच है तो उसको हम बढ़ाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बहुत सारे लोगों की वैज्ञानिक सोच है और उनको वो आपका जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, वो व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, तो उनकी वैज्ञानिक सोच भी डेवलप नहीं हो पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हम सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि किसी को आप आगे बढ़ाएं, ठीक है, जो आपका इस तरह की सोच रखता हो, मानवता की या वैज्ञानिक सोच रखता हो। आगे आएंगे। आर्टिकल 51A आई। आई कितना नंबर होता है बताएं? आई भैया नो होता, नो। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो नो में बात की गई है, नो, यानी कि आपको हिंसा करोगे क्या आप कहोगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे। अच्छा, संपत्ति के लिए भैया क्या अपने भैया से झगड़ा करोगे, परिवार में झगड़ा करोगे क्या, आप कहेंगे नहीं भैया। प्रॉपर्टी और आपका किसकी बात, वायलेंस की बात की गई है, तो वायलेंस करोगे, नो नो नो। प्रॉपर्टी के लिए लड़ोगे, नो नो नो। तो आपका हिंसा, हिंसा और साथ में संपत्ति, इसकी बात की गई है। कहाँ पर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति से मतलब क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे कोई भी हमारे देश की कोई भी ऐसा स्थल हुआ जिस पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वह पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को हम क्या रखेंगे, उसको कंजर्व रखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51A का जे। जे कौन सा है बताओ, 11वां? क्या ये जे 11 है आपका? क्या बोलेंगे, 9 हो गया, 10 आएगा, 10। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, ताकि जो राष्ट्र है वो निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंचे। देश क्या करे, देश तरक्की करे। देश की तरक्की की बात की गई है इसमें, देश की तरक्की की, ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है, उन सभी गतिविधियों के लिए हमको प्रयास करना है, प्रयास करना है, ठीक है। तो ये किस में है, 10 में है, 10 में, इसको याद रखेंगे, है ना। तो इसमें जैसे हम कैसे बात कर सकते हैं, इसके लिए मेरी कहानी है मेरे पास में एक, तो मतलब 10 ऐसे तो याद हो ही जाएगा भाई। देखो, देश तरक्की कब करेगा, जब कोई भी एक दूसरे को, एक जो है दूसरे को जीरो ना समझे। एक कोई भी जो है, एक एक आदमी दूसरे को जीरो ना समझे, शून्य ना समझे, महत्वहीन ना समझे, तभी तो देश तरक्की करेगा। अब हमारे यहाँ क्या है, सब एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं। इसी तरह की तो ह्यूमैनिटी है। जो मनुष्य का आज का आप देखोगे जो मानसिक स्तर है वो क्या है, मनुष्य अपनी खुशियों के साथ में उतना खुश नहीं होता है। तो उसको तो एंजॉय करेगा उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही मान के चलो अभी जिस चीज़ के लिए वो एंजॉय कर रहा था, जैसे अभी मान के चलो किसी का पीसीएस का रिजल्ट आया और उसका बच्चा एसडीएम बना और इस घर में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। अभी तुरंत पड़ोसी का रिजल्ट आ जाए और उसके बच्चे का पता चले कि वो तो आईएफएस बन गया, भारतीय विदेश सेवा में उसका चयन हो गया, डीएम बन गया है वो, आईपीएस बन गया है वो। तो अभी जो वो अपनी खुशी थी ना, उस समय पे एक चीज़ और आ जाएगी बीच में, यार ये हमको मिलना चाहिए था, ये तो हमारे हिस्से में ये खुशी आनी चाहिए थी। तो दरअसल में क्या होता है कि आजकल का जो समाज है उसमें अपनी मतलब खुद की इंडिविजुअल जो हैप्पीनेस है उसको वो क्यों एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि हमेशा वो दूसरे से उसकी तुलना करता है। आप जब जब अपनी तुलना किसी दूसरे से करोगे तब तब आप किसी से खुद को ऊपर किसी से नीचे पाएंगे। तो उसकी एक्सेप्टेंस अगर हमारे अंदर है तो हम फिर एंजॉय कर पाएंगे कि ठीक है हमारे हिस्से की चीज़ यही है। ओके, तो क्या बोलेंगे, देश तरक्की तभी करेगा जब एक एक आदमी जो है दूसरे को जीरो ना समझे। इसकी एक कहानी और है, वो अंकित भाटी सर की कहानी है। मैं आपको अगर सुनाऊं तो वो अभी मतलब बिजनौर उस बात को सुना रहे थे, बड़ी अच्छी कहानी मुझे लगी। तो उन्होंने कहा सारे अंक थे 0 से लेकर के 9 तक, और ये कहा गया कि जो बड़ा अंक है वो छोटे अंक को चाटा लगाएगा। तो 9 ने 8 को चाटा लगाया, 8 ने 7 को चाटा लगाया, 7 ने 6 को, 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, बारी किसकी आई, 1 की। 1 को चाटा किसको लगाना था, 0 को। तो 0 बड़ा डरा हुआ था। अब 0 ने सोचा यार कि अब तो चाटा लगेगा, लेकिन 1 उसके बराबर में जाके बैठ गया। तो वो 0 क्या हो गया, 0 और 1 मिलके अब सबसे बड़े हो गए, उन सभी से 10 हो गए। तो आपको सहयोग करना है किसी का भी। तो आप जीवन में ये सिद्धांत बनाइए कि मैं सहयोग करूंगा, किसी का नुकसान करने के बारे में मैं विचार नहीं करूंगा। बेशक मैं किसी का नुकसान सहयोग भी ना कर पाऊँ तो नुकसान का विचार नहीं करूंगा, करूंगा विचार तो सिर्फ सहयोग का करूंगा। तो ये है कहानी, 1-0 याद रखेंगे, देश तरक्की तभी करेगा। 11वां सभी जानते हैं, के फॉर किड्स, किड्स एजुकेशन। के फॉर क्या है, किड्स है, बच्चों की शिक्षा, ये 11वां है। याद रहेंगे सारे, याद रहेंगे सारे, कैसे याद रहेंगे, छोटे छोटे शब्दों में मुझे बताएं। जैसे मैं कहूँ आपसे, मुझे बताओ भैया आर्टिकल 51 जो ए का, ए में क्या बताया था, देख के नहीं बोलना है सबको, ऐसे मेमोराइज करिए, आंख बंद रखिए। ए में क्या बताया गया है आपका, तो आप कहेंगे भैया पहले में बात हुई है संविधान की, राष्ट्रध्वज की बात हुई है, हमारे फ्लैग की बात हुई है, और राष्ट्रध्वज के साथ में राष्ट्रगान की बात हुई है, यानी A4 एंथम की बात हमने की थी, किसकी, एंथम। B4 क्या बताया था मैंने आपको, B4 बापू, यानी कि जितने भी लोग फ्रीडम स्ट्रगल में थे हमारे। C4 क्या बताया, देश की 3 चीजें, एकता, अखंडता और संप्रभुता, यानी कि आपका क्या बोलेंगे, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की बात की गई थी। D4 डिफेंस, देश की रक्षा, जब भी आप पुकारे जाएं। E4 क्या बताया, इक्वलिटी, भाईचारे की भावना, किसकी, भाईचारे की भावना का विकास आप करेंगे। और आपका एफ में क्या बताया गया, देश की संस्कृति, देश की संस्कृति। और जी में क्या बताया गया आपका, ग्रीनरी वाली चीजें, यानी कि आपका जो पर्यावरण, नदी, झीलें, उनको सुरक्षित करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। H4 ह्यूमैनिटी, मानववाद और वैज्ञानिक सोच को जो रखता है उसके विकास का काम करेंगे। I4 क्या बताया था, 9वां नंबर, 9वें में क्या बताया गया, नो, नो माने नो हिंसा करनी, हिंसा नो।
संपत्ति नो, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और आपका हिंसा में आप भाग नहीं लेंगे। एचआई फिर क्या आता है आपका जे4 क्या बताया मैंने आपको 10वें में क्या है कि आप सामूहिक प्रयास ऐसे करेंगे, कलेक्टिवली प्रयास ऐसे करेंगे। जे4 जॉइंट याद रख लो यार, जॉइंट हम ऐसा प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि राष्ट्र निरंतर तरक्की करे और अपने उच्च स्तर पर पहुंच सके। और के में क्या बताया गया किड्स के लिए, यानी कि 11वां। याद रहेंगे सभी, इतना ही है मौलिक कर्तव्य में। क्वेश्चन बहुत बनता है और अब फटाफट से आंसर कर देंगे तब मजा आएगा। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है बताएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A-4A में शामिल हैं क्या? आप कहेंगे हाँ जी शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके साथी वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किए गए, इंसर्ट किए गए। हाँ जी, यानी कि पहले से नहीं थे, इंसर्ट किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरे करने होंगे, क्या ये जरूरी है? आप कहेंगे भैया कोई नहीं भी करेगा तो कोई उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006, नहीं भैया 2002। तो क्या हुए आपका 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही नहीं है। क्या पूछा गया है? सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो 3 और 4 हो जाएंगे। 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के से परस्पर संबंधित है, यानी कि देयर इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज। तो क्या एनफोर्स किया जा सकता है? आप कहेंगे ये नॉट एनफोर्सेबल है भैया। ये क्या बोलेंगे? नॉट एनफोर्सेबल, यानी कि ये लागू नहीं किए जा सकते। तो बात गलत हो गई। ठीक है। दे आर इंटर रिलेटेड विद लीगल ड्यूटीज, यानी कि क्या उनको जो कानूनी जो विधिक का मतलब होता है कानूनी कर्तव्यों के साथ में क्या ऐसी बात है कोई? आप कहेंगे नहीं, लीगल ड्यूटीज के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है, इंटर रिलेट उनको नहीं किया गया है। ना तो एक ना दो, ना तो एक ना दो। अब यूपीएससी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ तो होगा। मौलिक कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी, अब मैं ये याद कराना चाह रहा था, आपसे ऐसे पूछेगा फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सबसेक्शन जी है वो क्या बताता है? तो उपखंड क्या बच्चों की शिक्षा भैया के है। प्राकृतिक पानी पर्यावरण, हाँ जी जी4 ग्रीनरी होगा। संपत्ति ये वाला बताना, ये कौन सा? ये भैया 9वां है, 9वां आई है ये। हमारी सामाजिक संस्कृति ये कौन सा भैया? छठा है, छठा है। याद हुए सारे या नहीं? थम्स अप करो। क्या फिंगर टिप्स हो गए सारे? फिंगर टिप्स हो गए, उनके सही मायने भी आपने जान लिए कि सही मायने में व्याख्या अगर हम उनकी करें तो क्या होगा। क्योंकि दोस्त आपको मतलब जब आप अपने अंतिम समय में होगे ना, तो उस समय पे शायद आपको अभी तक आपके मन में बहुत सारे जहर भरे हो सकते हैं, लेकिन जब अंत हम सबका आएगा तो हम सब अगर विचार करेंगे तो हमको शायद सोचना पड़ेगा कि हमको जो ये जिंदगी है वो मानव बन के जीनी चाहिए थी, हमको उसमें जानवर नहीं बनना था। ये शायद एक्ट्स हमको अंतिम दिनों में, आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है लेकिन अंतिम दिनों में जरूर ख्याल आता है। पहले ख्याल आ जाए तो वो आदमी ह्यूमन बन जाता है फिर। मौलिक कर्तव्य क्या है? क्या रेगुलेटरी है, नियामक है, नॉन स्टेचुरी है क्या आपका? आप बोलेंगे नहीं भैया सांविधिक है, स्टेचुरी है, स्टेचुरी है। मौलिक कर्तव्य देखो ये सीजीएल 2023 में आया। अब पिछली मौलिक कर्तव्य की सारी क्लासेस देखना जो जो आपने पढ़ी हो, तो नहीं करके आए होंगे बहुत सारे बच्चे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो राष्ट्रगान तो पहले नंबर पर, संविधान भी पहले नंबर पर। ओके। मौलिक कर्तव्यों का रिक्त स्थान सामाजिक और आर्थिक महत्व है। कैसा आपका भी? समाज को तो हम एकजुट करना ही चाह रहे हैं, आर्थिक महत्व भी है कि हम देश तरक्की करें, हमारा ऐसी चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है। और इसके साथ में क्या हिस्टोरिकल है, क्या रिलीजियस बात की गई है, क्या पॉलिटिकल है? नहीं भैया नैतिक है, हमारा मोरलिटी है, मोरलिटी नैतिकता इसको हम कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है बताओ। राष्ट्रगान का सम्मान करना भैया पहले में ही है। सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा रक्षा करना आपका क्या बोलेंगे? ये भैया 9वां है, 9 में आई में। पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना क्या ये है आपका? हाँ जी भैया 7वां है, जी में है ये। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये तो भैया आपका डीपीएसपी, ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 49 में कि स्टेट से एक्सपेक्टेंस रखते हैं कि भैया स्टेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टेट उसको क्या करेगा, कंजर्व करेगा। इसमें पढ़ा था आर्टिकल 49 डीपीएसपी में, हमने इसको पढ़ा था। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है बताओ? फंडामेंटल ड्यूटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ मैन, पुरुषों की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं, क्या ये बात की गई थी भैया? स्त्री की गरिमा के विरुद्ध, जो स्त्री को गरिमा ना देती हूँ। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा की बात नहीं की गई, अधिवक्ताओं की गरिमा की बात की गई नहीं। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध जितनी भी साथी आपका क्या बोलेंगे, डेरोगेटरी, क्या बोलेंगे आपका, ऐसी जो भी आपका प्रैक्टिस है जो डेरोगेटरी है उनको हमको क्या करना है, रिनाउंस करना है। तो डी हो जाएगा। देखो एसएससी कांस्टेबल में भी अच्छा पूछा हुआ है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है मौलिक कर्तव्य? तो क्या बोलेंगे 51 है भैया, आसान हो गया ये तो। यहाँ पर बताएं, अभी पूछा गया CHSL 2024 में, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज में मामले में गलत है? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। अच्छे से नहीं पढ़ोगे, 5 मिनट 10 मिनट की क्लास के चक्कर में रहते हो तो कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं होता। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ज्योग्राफी की क्लासेस कब होंगी, इकोनॉमिक्स की क्लास सब होंगी, मैंने बताया जब ये खत्म हो जाएगा तो। और मैं एक बार अभी बात करके आपको 1-2 दिन में स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसा अनाउंस कर दूँ और वो फैकल्टी उनके लिए तैयार ना हो, अभी वो शायद कहीं पर बिजी हो, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार उनसे, तो है ना, एक टाइम पे आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी। कोई एक क्लास रेडी हो ना आप? छोटी क्लास शुरू करवाएंगे ना, छोटी छोटी का मतलब ऐसे आपका ऐसे लेक्चर हो जाए आपका लगभग
1 घंटे के करीब का? बता देना मुझे जैसे भी हो, इस कमेंट सेक्शन के बाद में लिख देना, है ना, क्योंकि अभी आपको पता है इसको खत्म करके फिर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद में हिस्ट्री शुरू होगी, हिस्ट्री के बाद में मैं आपको स्टैटिक के पढ़ाऊंगा इसमें। और बाकी बचे सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको, इसके लिए मेरी वीडियो देख लेना एक बार, नायक बैच में क्या हमने आपका वहाँ पर मैंने बताया था कि चीज़ें किस तरह से होंगी, और ऐसा नहीं है कि फिक्स वैसे ही होंगी, कुछ फेरबदल आपके हित के लिए होगा तो कर किया जा सकता है, उसमें कोई मतलब दोहराई नहीं है। तो वो प्रकृति में अनिवार्य है, क्या बताएंगे भैया? प्रकृति में अनिवार्य, दे आर मैंडेटरी इन नेचर, हाँ प्रकृति में अनिवार्य है। भाई नेचर में हम क्या बोलेंगे उन चीज़ों को, नेचर में वो अनिवार्य है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है, अनिवार्य है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं क्या? बिल्कुल पूरक हैं, क्योंकि देखो आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, अब मौलिक अधिकारों की कल्पना आप कब कर सकते हो? जब कोई व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों को पूरा करेगा तभी तो मौलिक अधिकार मिलेंगे। तभी तो, जैसे कि मान के चलो हमने कहा भाईचारे की भावना का विकास करो, तभी तो आर्टिकल 15 में ये बात होगी कि हम जो है आपका किसी भी व्यक्ति से उसके धर्म जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करें, तो वही तो बात वहां पर भी हुई आर्टिकल 15 में, तो एक दूसरे के पूरक हैं। आर्टिकल 51 ए की शुरुआत में एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सामंजस्य के लिए मजबूत आधार बनाया, जी हाँ भाई, किस लिए? कि ताकि आपका जो है ना साथी एक क्या हो सके, एक नेशनल कैरेक्टर बन सके, कि हम अपने देश के लिए किस प्रकार से साथी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं देश के प्रति। 11वां मौलिक कर्तव्य 78वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, नहीं भैया ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। देखो इसको बच्चा सबसे आसान कैसे करता है, उसको 3 समझ में नहीं आते मान के चलो, तो वो देखता है, उसको ये तो पता ही है केवल 4, और 4 किसी और ऑप्शन में नहीं है। तो एसएससी वाले बच्चे तो इतने चालाक भी होते हैं, है ना, वो इसको भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे 4 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो वाले तो ऐसे करके आगे होंगे श्योर, जिनको इसका पता होगा 11वां कब जुड़ा है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से कौन सी समिति है? ये आपका स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये तो सही बात है भाई, नहीं थे बिल्कुल। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर करना मौलिक कर्तव्य है, हाँ जी, नवा मौलिक कर्तव्य है। वे प्रादेश याचिका के माध्यम से परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय का मतलब नॉट एनफोर्सेबल, यानी लागू नहीं किया जा सकता उनको, बिल्कुल सही है, ठीक है। उनका उपयोग कानूनों की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता, कानूनों की संवैधानिक नहीं, इनको ध्यान में रखा जाएगा यार कि ये मौलिक कर्तव्य है व्यक्ति के, क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, दे कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, कोई कानून बना और वो कानून संवैधानिक है या नहीं है, तो उसके लिए आपका जो मौलिक कर्तव्य है उनको आधार बनाया जाएगा, बिल्कुल। जैसे मान के चलो हम आपसे ये बोल देते हैं कि भाई कोई ऐसा लॉ आ गया आपका जिसमें देश की आपका अखंडता या एकता को प्रभावित किया जा रहा है, तो एकता और अखंडता अगर देश की प्रभावित हो रही है तो क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है हम सबका? तो नागरिकों तक का तो था ही ये मौलिक कर्तव्य, तो उसको ध्यान रखा जाएगा, कोई भी कानून बनाते समय इग्नोर नहीं किया जा सकता है जो मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? 21A, तो क्या शिक्षा का अधिकार है, चाइल्ड एजुकेशन, किड्स की एजुकेशन, K4 किड्स, मैंने आपको बताया K4 किड्स। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी जी, क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी जी हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर से ली गई है। कोई भी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको याद हो तो जब एक दिन मैंने आपको ध्वज के बारे में बताया था सब कुछ, ध्वज किसने बनाया, ध्वज को कब फहराया जाता है, ध्वज को आपका अगर हम बात करें अनफर्लिंग या आपका होइस्टिंग कब होती है, ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने ध्वज संहिता भी आपको समझाई थी। तो क्या बोलेंगे? विशल ब्लोअर संरक्षण बोलेंगे क्या इसको? तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, यानी कि आपका प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय 1971 का है, तो ये आया कि आप देश का जो आपका तिरंगा है, जो झंडा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका अनादर आप नहीं कर सकते हैं, अनादर नहीं करेंगे, ओके, तो इसको नोट कर लेना। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पर, आज एक होमवर्क है, एक तो मैंने आपके सजेशंस मांगे हैं वो जरूर लिखा करो, सजेशंस, ठीक है। होमवर्क ये है, जैसे मैंने बताया आपको, फ्लैग कोड यानी कि ध्वज संहिता कब आई थी, इसका आंसर लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, तो मैं समझूंगा कि आप अच्छा रिवीजन कर रहे हैं, आपको चीज़ें याद हैं। ध्वज संहिता कब आई, या व्हेन वाज फ्लैग कोड इज इम्प्लीमेंटेड, ऐसे बताना, कोई एक बताना, ओके। क्या बोलेंगे? सर आपने बताया था कि सर्चरी में, क्या बताया? सर्चरी में आपने बताया कि उम्र को सज़ा मिलती है अगर उसकी एज 17 से कम हो, और उसको 3 वर्ष की सज़ा मिली है और उसकी उम्र 1 साल बाद 18 हो जाएगी, तो उसको किस जगह रखें? अब भाई तो अपराध के समय के कानून नहीं पढ़े आपने? मैंने क्या बताया था आपको? सारे लोगों को किस लिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं? तो तुलना करिए ना, मैंने आपको बताया था कि जो सज़ा मिलती है व्यक्ति को वो अपराध के समय के कानून से मिलती है, कोई मतलब ही नहीं है वो बाद में क्या होगा या बाद में वो कितने साल का हो जाएगा, इस बात का कोई अर्थ थोड़ी ना है। बात यह कि अभी वो जुवेनाइल कोड के हिसाब से 18 से कम का है, तो उसको जुवेनाइल कोड के हिसाब से होगा, 16 से 18 के बीच में, और कोई उसने सीरियस क्राइम आपका कर दिया है तो सीरियस क्राइम के लिए क्या बोलेंगे, सजा बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन कभी भी आपका क्या बताया था मैंने, लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास नहीं मिलेगा आपका, ठीक है, उसको आपका लाइफ पनिशमेंट, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, बाकी सजा जो न्यायालय तय कर दे।
वो जो अपराध के समय जो कानून है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसका आंसर बाद में जो साथी वीडियो देखें अपने सजेशंस में आज जरूर लिखना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इन क्लासेस को आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना स्टेट लिखना मत भूलना, ठीक है। तो अच्छा लगेगा मुझे बहुत, मैं भी एग्जामाइन कर पाऊंगा। आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ हर रोज, शायद कुछ छूट भी जाते होंगे तो एक दिन बाद के तो लगभग पढ़ ही लेता हूँ, उसके बाद में पिछले 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 हो जाए तो उसके लिए फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रतिबद्ध हूँ, वो एक झूठ होगा, है ना। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार।